नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखे अब आप स्ट्रैटेजी। हमारे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का करते हैं शो में स्वागत और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दे। हम बाजार का एक्शन आज समझेंगे कुशल गुप्ता से, एसीसी और बर्जर पेंट्स के नतीजे कैसे रहेंगे जानेंगे वरुण से, और सेल और टाटा पावर के नतीजों का प्रीव्यू हमें देंगे आशीष। सबसे पहले लेकिन बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा बाजार के लिए शानदार रिकवरी का दिन। निफ्टी 53 अंक चढ़कर 17,267 पर बंद हुआ। हालांकि निचले स्तरों से निफ्टी में 200 अंकों की शानदार रिकवरी जरूर नजर आई। सेंसेक्स में 187 अंकों की बढ़त दिखी। यहाँ 750 अंकों से ज्यादा की रिकवरी रही, जबकि बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट से ज्यादा का सुधार भी आज देखने को मिला। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा जरा देख लें। आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1968 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज 1115 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। तो बाजार में आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखी। अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल जी से समझते हैं कि बाजार को आज की ताकत कहां से मिली है। भारतीय बाजारों में आज एक जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला दिन देखने को मिला, और संकेत वैसे देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से और हमारे अपने बहुत अच्छे थे नहीं। अमेरिकी बाजार फ्लैट बंद हुए डाउ पर, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरकर। नैस्डैक एसएनपी तो दिन के निचले स्तरों पर नुकसान के साथ बंद हुए, तो वहां से संकेत कमजोरी के थे। इसके अलावा हमारे बाजारों में कल न सिर्फ एफआईआईज की बल्कि घरेलू फंड की दोनों की कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आए। तो ये दो खराब संकेतों के बीच में, और कल की जो खराब क्लोजिंग थी उसके चलते एक खराब शुरुआत होनी थी, लेकिन शुरुआत हुई हरे निशान के साथ। और वजह क्योंकि बाजार थोड़े हल्के हो गए हैं। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से 0.7 के आसपास तो ओवरसोल्ड मार्केट है, और उसके चलते शुरुआत मजबूती के साथ हुई। 17,300 तक पहुंचे हम। वहां से जो धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, 17,200 भी टूटा, 17,100 भी टूटा, उसके नीचे 17,050 के आसपास तक पहुंचे, और वहां से बार बार उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने दिन भर कारोबार किया। 50-75 पॉइंट निफ्टी बार बार ऊपर नीचे, बैंक निफ्टी में भी यही हाल था। लेकिन आखिरी एक घंटे में बाजार ने अच्छी रिकवरी और तेज दौड़ लगाई, ठीक कल की तरह, और दिन की ऊपरी तरफ बंद होने की कोशिश आज करते हुए दिखे। 17,275 के बेहद करीब बंद हुए, तो आज हरे निशान में फाइनली बंद हो पाया निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास खुला, ऊपर 38,200 तक पहुंचा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई तगड़ी। 37,300 तक नीचे फिसला, यानी कि ऊपरी स्तरों से लगभग 900 पॉइंट फिसल गया। लेकिन बंद होते होते आखिरी एक घंटे में बैंक निफ्टी ने भी तगड़ा कमाल दिखाया। 38,150 तक फिर पहुंचा, फाइनली गिरते पड़ते बंद 38,000 के थोड़ा सा ऊपर हरे निशान में बैंक निफ्टी भी हो पाया। निफ्टी थोड़ा बेहतर दिखा, थोड़ा मजबूत दिखा, लेकिन आज की समस्या निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं थी। आज की समस्या थी ढेर सारे स्टॉक्स। तो आज इंडेक्स को देखेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, खराब नहीं दिखेगा, वोलेटाइल होकर थोड़ा ऊपर। लेकिन जो धुलाई आज इन स्टॉक्स में हुई है, कई सारे स्टॉक फ्यूचर्स, कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स, तो वो कहते हैं ना कि मंदी के आखिरी चरण में अगर आखिरी माने तो, आखिरी ना भी माने तब भी आज स्टॉक्स में तेज प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली होती दिखी। तो ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन कम करने का जो प्रेशर था वो स्टॉक्स पर ज़्यादा आता हुआ दिखा, और स्टॉक्स में आज काफ़ी भारी नुकसान ट्रेडर्स को उठाना पड़ा। लेकिन आखिर में इंडेक्स ने थोड़ी राहत दी है, तो देखते हैं अब कल किस तरह का सेशन होता है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं आज के सेशन की दो खास बातें, एक बाजार की तगड़ी वोलेटिलिटी और उसके बाद हरे निशान में बंद होना, दूसरा स्टॉक्स में तेज गिरावट और मुनाफा वसूली। आइए जरा बाजार पर और डिटेल में जानकारी लेते हैं, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं आज की इस रिकवरी भरे बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा मजबूती थी और कहां पर आज भी कमजोरी नजर आई। जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, लेकिन आखिरकार आप देखिए बाजारों में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग आती हुई नजर आई, जिसमें सबसे पहले निफ्टी में आप देखिए टाटा स्टील बाजार का दिग्गज काउंटर यहां पर मेटल स्पेस में इनफैक्ट लीड करता हुआ दिखा। साथ ही डिविज लैब, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 2.5% की तेजी क्लॉक इन होते हुए दिखी। गिरावट में ओएनजीसी, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल जैसे स्टॉक्स पर दबाव था। इनफैक्ट आप देखिए पूरा का पूरा एनर्जी पैक पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। टॉप गेनर्स में जीएनएफसी,
4.5% तक की तेजी थी। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, SRF और दमदार नतीजों के बाद गुजरात एल्कलीज में शानदार अपमूव आता हुआ नजर आया। गिरावट में शारदा क्रॉपकेम लीड कर रहा था, करीब 9-9.5% का कट यहां पर भी आता हुआ नजर आया। साथ ही पॉली मेडिक्योर, मिंडा इंडस्ट्रीज और टाटा पावर जैसे स्टॉक्स पर भी 7% से ज्यादा की गिरावट रही। मेटल स्पेस में टाटा स्टील तो लीड कर ही रहा था, साथ ही रत्नमणि, JSW स्टील और साथ साथ वेदांता में भी अच्छी तेजी का फॉर्मेशन हुआ। पर PSU बैंक्स भी लीड कर रहे थे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ कैनरा बैंक, JNK बैंक, PNB जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी बनी। एनर्जी में गिरावट रही, टाटा पावर के साथ अदानी ग्रीन, ONGC, गेल में गिरावट हमें देखने को मिली। और अंत में आप रियल्टी स्पेस भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आज का जो है दबाव का सेशन था, जिसमें IB रियल एस्टेट टॉप लूजर निकला। फिनिक्स मिल, लोडा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी करीब 2-2.5% की गिरावट रही। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार के जो स्पेसेस थे वो बटे हुए थे चढ़ने वालों में और गिरने वाले शेयरों में। बट डेफिनेटली आप देखिए PSU बैंक्स में जिस तरह का रुझान बनता हुआ दिख रहा है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव था। और मेटल्स ने भी आज एक शानदार कमबैक करते हुए दिखे। तो बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक हाल जाना, अब विकास सेठी जी का रुख कर लेते। विकास जी, मैनिक मंडे के बाद रिकवरी वाला ट्यूसडे, अब बाजार में क्या कुछ यही स्थिति हम एक्सपेक्ट करें आगे आने वाले दिनों में? कल के लिए कौन सी पिक आप बताएंगे और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां? बिल्कुल स्वाति, देखिए मेरा व्यू थोड़ा अलग है। मैं तो ये मान रहा हूं कि बाजार में जिस तरह की हमने गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों में, अब वी आर समवेयर नियर द बॉटम और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार में देखी जानी चाहिए। हालांकि कल परसों में जो इवेंट है, जो RBI की, हमारे भी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग है, मैं ये मान रहा हूँ कि स्टेटस को मेंटेन होगा। बट बाजार में कहीं ऐसी भी लोग मान रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट में कुछ बढ़त आ सकती है। तो एक बार वो इवेंट प्ले आउट हो जाएगा, उसके बाद अच्छी तेजी होनी चाहिए बाजार में। FIIs की जो रिलेंटलेस सेलिंग है वो भी अब कहीं ना कहीं थमनी चाहिए, बहुत बेच लिया उन्होंने। तो आई रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट्स और ये जो गिरावट है खरीदारी करने का ही मौका मानता हूं। बाकी जहां तक स्वाति कल के लिए खरीदारी करने का सवाल है, मेरा एक पसंदीदा न्यू IPO वाला स्टॉक है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये IPO आया था नवंबर 2021 में, 12 नवंबर को, और IPO को भारत में एक रिकॉर्ड कायम किया, 326 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जो कि आज तक के हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। इतनी टाइम कोई भी IPO सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो इस तरह का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था कंपनी को। आज ये स्टॉक 512 के लेवल पे ट्रेड करता है। बाकी कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेटा इंजीनियरिंग, फिर डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, और भारत की वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग के कारोबार में है। और बहुत अच्छे मार्केट क्लाइंट्स हैं इनके, जैसे एडोबी है, उबर है, 7-Eleven है। और आपके अभी मैं इनकी शेयर होल्डिंग देख रहा था तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉप क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स है सबने इसमें हिस्सेदारी ली हुई है। आज इसके नतीजे भी बाजार बंद होते होते आए, नतीजे काफी अच्छे थे, बाजार को उस पर रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कल इसमें एक अच्छी तेजी देखी जानी चाहिए। तो कल का मेरे इसमें शॉर्ट टर्म का कल का ही टारगेट है 530 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 500 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, एक ब्रोकरेज स्टॉक को मैंने पिक किया है, ICICI सिक्योरिटीज, जो कि आज 737 के लेवल पे बंद हुआ है। ये स्टॉक भी अपने हाइज, रिसेंट हाइज से काफी अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे आया है। बट जिस तरह का परफॉर्मेंस ब्रोकरेज फर्म्स का है, जो बाजार में हम नियर लाइफ टाइम हाइज पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर जिस तरह से LIC का IPO आने वाला है और पूरा LIC भी लगा हुआ है नए डीमेट अकाउंट खोलने में, और हमने पिछले 1 साल में 4 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुलते हुए देखे हैं। तो इन सब का फायदा और जिस तरह का रोबस्ट कैपिटल मार्केट है, ये ब्रोकरेज कंपनीज को होना है। और फॉर्चुनेटली इस गिरावट में ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होके मिल रहा है। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे, और कंपेयर टू इट्स पीयर्स, जिस तरह के बाकी इनके जो पीयर्स है वो ट्रेड करते हैं जिन वैल्यूएशन पे, उसके लिहाज से मुझे ये स्टॉक सस्ता लगता है। तो इसमें भी पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह है। और 800 रुपए का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है और 710 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। जी, तो इंट्राडे पिक लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में रखने की सलाह विकास सेठी की और ICICI सिक्योरिटीज पोजिशनल व्यू के तौर पर सजेस्ट किया है विकास जी ने। अब आने वाले नतीजों पर भी जरा बातचीत कर ले। कल टाटा पावर के नतीजे आएंगे, तो दिसंबर तिमाही में नतीजे कैसे रह सकते हैं, जरा समझते हैं अनुमान आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, क्या आंकड़े बता रहे हैं अनुमान के? देखिए, नतीजे जो है ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, क्योंकि तिमाही के दौरान EPC प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो पूरे किए हैं। इसके चलते आप देखेंगे कि टॉप लाइन यानी आय का जो आंकड़ा है यहाँ पर आपको पिछले साल के मुकाबले जो है
29% का जो है इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि तिमाही के दौरान खर्च भी काफ़ी ज़्यादा थे तो इसका असर जो है कामकाजी प्रदर्शन पर देखने को मिलेगा। और एबिटा में देखें तो करीब करीब जो है आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी, 4% की गिरावट जो पिछले साल के मुकाबले है। और मार्जिन भी 23% से घटकर केवल 17% रहेंगे। लेकिन मुनाफे का जो आंकड़ा है बहुत दमदार रहेगा। पिछले साल जो है 248 करोड़ का जो मुनाफा है कंपनी ने दर्ज किया था, इस बार ये आंकड़ा 810 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। यानी मुनाफे के दम पर देखें तो नतीजे काफ़ी शानदार रहेंगे। टॉप लाइन में भी काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन आगे रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, इस पर नजर रहेगी। मुनाफे का आंकड़ा जो है बहुत दमदार रहेगा। एसीसी के नतीजे भी कल ही आने वाले हैं और वरुण हमारे साथ है। वरुण, एसीसी के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, एसीसी के नतीजे ऑपरेशनली अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी के मार्जिन्स में अच्छा खासा सुधार होगा। नो डाउट जो ओवरऑल मांग है वो थोड़ी ढीली थी, उसके चलते ओवरऑल वॉल्यूम जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन प्राइसिंग पावर इन कंपनियों के पास था, इसके लिए रियलाइजेशन जो है उसमें सुधार होगा। हालांकि कंपनी की जो आय है उसमें महज 2.5 से 3% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन एबिटा जो है उसमें करीब 30-31% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 128 करोड़ के आसपास का अन्य खर्च कंपनी का हुआ था, जिसके कारण एबिटा और मार्जिन दोनों में गिरावट थी। तो उस लो बेस के चलते इस बार एबिटा में बढ़ोतरी होगी और मार्जिन जो है 12% से बढ़ के करीब 15.5% के आसपास आएंगे। हालांकि टैक्स के एडजस्टमेंट के चलते मुनाफा जो है उसमें करीब 13% के आसपास की गिरावट होने वाली है। 464 करोड़ से घट के ये करीब 403 करोड़ के आसपास आने वाला है। यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो तो कंपनी का अच्छा होगा, हालांकि आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी और मुनाफे में एडजस्टमेंट्स के चलते आपको गिरावट देखने मिलेगी। तो एक के बाद एक नतीजों का सीजन, सेल के नतीजे भी कल आएंगे। आशीष, सेल के नतीजों के आंकड़े क्या कह रहे हैं, अनुमान क्या कहता है? देखिए, कोकिंग कोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसके चलते कंपनी के जो नतीजे हैं आपको हल्के कमज़ोर देखने को मिलेंगे। लेकिन तिमाही के दौरान जो है बिक्री ठीक ठाक हुई है, लेकिन फिर भी पिछले साल का बेस काफ़ी बड़ा था तो 14% की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो एबिटा में करीब 30% की गिरावट का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। और मार्जिन भी देखें तो 26% से घटकर 21% के आसपास रहेंगे और मुनाफे में महज 30% की जो है बढ़त आपको देखने को मिलेगी। आगे जाकर क्या आउटलुक रहेगा कीमतों को लेकर और जो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट है इसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, इस पर खास नजर रहेगी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो जो तिमाही नतीजे आएंगे वो हल्के कमजोर आएंगे। कल बर्जर पेंट्स के नतीजे भी आएंगे और अनुमान बर्जर पेंट के नतीजों का क्या कह रहा है, वरुण के पास फिर से चलते हैं। वरुण, बर्जर पेंट के नतीजे क्या आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, बर्जर पेंट्स के नतीजे ठीक ठाक रहने वाले हैं। नो डाउट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो त्योहारी सीज़न था, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शादियों का सीज़न था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके कारण ओवरऑल मांग जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो माना जा रहा है कि डबल डिजिट हो सकती है। हालांकि वाइड रेंज है, कुछ कह रहे हैं 8% रहेगी, कुछ कह रहे हैं कि 19% रहेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग मान के चल रहे कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ तो कम से कम ये कंपनी डिलीवर करेगी। हालांकि बेस भी काफ़ी हाई था तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा कच्चे माल की जो कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली और खासकर क्रूड ऑयल देखिए जो कि इन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल होता है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसके चलते मार्जिन जो है उसमें गिरावट होने वाली है। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यूज 19% बढ़ेंगे, 2520 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। एबिटा जो है केवल 8-8.5% बढ़ेगा और इसके लिए मार्जिन जो है 19.6% से गिर के 17.9% पे आएंगे, यानी कि करीब 1.5% के आसपास की गिरावट जो है इस कंपनी के मार्जिन में होगी। मुनाफा 5.5% बढ़ने वाला है, 290 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। यानी कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ भी डबल डिजिट में रह सकती है, लेकिन मार्जिन जो है इस कंपनी के दबाव में रहने वाले हैं। कल के बाजारों पर क्या रहे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। अमेरिकी बाजारों में भी उतार चढ़ाव तो भरपूर है और हमारे बाजारों के हिसाब से देखें तो 3:30 बजे जब हम बंद हुए डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर, तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि अच्छा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। लेकिन अमेरिका में भी उतार चढ़ाव कम नहीं है, तो अब देखते हैं कैसे खुलते हैं कैसे बंद होते हैं, सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे क्या रहता है। ढेर सारे फैक्टर्स है वो बाहर के हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा फैक्टर जो हमारा अपना है वो डेटा का है, एफआईज और लोकल फंड्स दोनों किस तरह के डेटा दिखाते हैं वो इंटरेस्टिंग। और तीसरा डेटा जो है वो है
वायदा कारोबार में परसों हफ्ते की एक्सपायरी, उससे पहले पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड के आसपास है। आज के फाइनल डेटा में देखते हैं कि रिकवरी में शॉर्ट कवरिंग हुई है या फिर नहीं हुई। अगर ज़्यादा नहीं हुई तब तो कल फिर से सपोर्ट मिलेगा, और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हो गई तो फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लीजिए, 17,075 17,150 कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये रेंज आपके लिए सपोर्ट है। ऊपर 17,375 17,450 ये रेंज ऊपर की हो सकती है, बशर्ते कि हम 17,300 को पार करके टिक जाए। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,350 37,500 सपोर्ट है, और 38,350 38,500 रुकावट की जगह। ये दो लेवल है जो आज भी थे और कल भी थे। एग्जैक्टली इन दो लेवल के बीच में आज सपोर्ट लिया है, और उम्मीद करते हैं कल अगर मजबूती बनी तो इन्हीं दो लेवल्स के आसपास रुकते हुए दिखेंगे। कल के लिए इंटरेस्टिंग ये होगा कि स्टॉक्स में जो आज तेज बिकवाली हुई, क्या वो रुकती और थमती हुई नजर आती है, वो बहुत ज़रूरी है बाजार का मूड और सेंटिमेंट ठीक करने के लिहाज से। तो कल का सेशन इंटरेस्टिंग होगा, और परसों गुरुवार है, हफ्ते की एक्सपायरी भी है, और साथ ही आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है। तो 2 दिन और आपको भारी वॉलेटिलिटी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ निकालने पड़ेंगे। तो पोजीशंस लाइट रखिए, स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, कॉन्ट्रा ट्रेड लीजिए। ये सब करना बहुत मुश्किल काम है। सो ऐसे में वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी ज़्यादा ठीक रहेगी। चलिए, तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी जानी। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया है हमारे साथ। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन की खास स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे? या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज काफी वॉलेटिलिटी रही मार्केट ने लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी भी दी, और ऑलमोस्ट ग्रीन टेरिटरी में बंद होने की कोशिश की मार्केट ने। तो जिस तरीके से मार्केट में लोअर साइड से रिकवरी बनी, तो हमें लगता है ये थोड़ा सा मोमेंटम और भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है कल के सेशन में भी। हालांकि 17,300 और 17,400 की स्ट्राइक में काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, तो वो तो इस वीकली एक्सपायरी के लिए एक बैरियर जैसा काम करेगा। बट जिस तरीके की रिकवरी बनी है, हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम एक बार कंटिन्यू होते हुए 17,300 350 की तरफ जरूर निफ्टी को एक बार का यहाँ से अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो इसी स्ट्रेटेजी को, इसी मूव को प्ले करने के लिए हम 17,200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ही बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 125 के आसपास। इस पे 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और 165 से 170 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 17,200 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेटल और फार्मा में अच्छा मोमेंटम था। उसमें हमें फार्मा स्पेस से सिप्ला का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। लास्ट के आधे घंटे में जिस तरीके से स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट, इंट्राडे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करते हुए डे हाई की तरफ क्लोज किया, हमें लगता है सिप्ला यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखते हुए दिख सकता है। तो 970 के टारगेट के लिए सिप्ला भी बाय किया जा सकता है। कल के सेशन में 935 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका। विकास जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो पिक कौन सी देने वाले हैं आज आप? बिल्कुल स्वाति, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक आज मेरे रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है AIA इंजीनियरिंग। अराउंड 1900 के लेवल्स पे आज ये स्टॉक बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार सॉलिड कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि सीमेंट, पावर और माइनिंग इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हाईक्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है। बाकी जिस तरह से इस बजट पे सरकार का केपेक्स को बढ़ावा देने पे फोकस रहा है, सरकार ने खुद ही केपेक्स पे स्पेंड 7.5 लाख करोड़ का एक एग्रेसिव टारगेट रखा है, तो उसका फायदा प्लस प्राइवेट केपेक्स का फायदा इस तरह की कंपनियों को डेफिनेटली मिलेगा। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, और FIIs DIIs का भी पूरा भरोसा है। अराउंड 38% कंपनी में FIIs और DIIs ओन करते हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कमाल कर सकता है। इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा आने वाले 9 से 12 महीने में इस स्टॉक में 2400 रुपए का टारगेट है। AIA इंजीनियरिंग में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए सी बिजनेस।